इंचार्ज रजनी पाटिल जी, जो आज आपके साथ वार्तालाप करेंगे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुलाराम जी, बल्ला साहब, रविंद्र शर्मा जी, आपके बलवान सिंह जी, हमारे किसान सेल के चौधरी गारूराम जी, अब्दुल मजीद वानी साहब, हमारे भूतपूर्व मंत्री, पीछे हमारे ऑल इंडिया NSUI के प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी, मनमोहन सिंह जी, हरी सिंह चिप जी, आपके योगेश साहनी जी और उदय चिप जी, इंदु पवार जी, और हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस की इंचार्ज यहाँ की, और आप सब पत्रकार साथियों, आप कल से देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ चल रही है और उसमें जो मेन विषय था वो था किसानों को लेकर जो इश्यूज कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1 महीने से उठाए थे, उसका समापन समारोह कल था हमारे एजुटेशन। तो उसके बारे में सेंट्रल हमारा विषय वही है जो मुल्की सत्ता के इश्यूज हैं, जिस पर रजनी जी खूबसूरती से आपके साथ वार्तालाप करेंगी, और जब ये बात कंप्लीट करेंगे फिर जो आपके सवालात होंगे रजनी जी उनका आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। कोई और इशू होगा तो हमारी सीनियर लीडरशिप यहाँ पर है, जिस किसी को भी उसमें ज़्यादा कंट्रोल है वो बता देंगे। मैं सीधे रजनी जी से गुजारिश करूँगा कि वो आपके साथ किसानों वाले मामले से शुरू करके आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल दें। रजनी जी। सभी पत्रकार बांधवों को मेरा नमस्कार। जी, आपको सबको ज्ञात है। अगर आप ये माइक बंद ही करेंगे, अच्छा, इसके बगैर आप सीधे बोलिए तो ये माइक ऑडियो इज नॉट कह रहे, इसके बगैर सीधे इन माइक पे से रहने दे दीजिए। आप थोड़ा लाउडली बोले, थोड़ा लाउडली बोले। यहाँ रखो, हाँ, नीचे रखिए। हाँ वो ठीक रहेगा। मुझे भी हाथ में लेके थोड़ा, इसमें इको भी है, ऑडियो इज नॉट। चल ठीक है, बस ठीक है, छोड़ दिया। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। आपको सभी को ज्ञात है कि हमारा जो केंद्र सरकार ने किसान के लिए 3 कानून बनाए हैं, काले कानून जिसको हम बोलते हैं, उसको वापस लेने के लिए कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक आंदोलन छेड़ने जा रही थी। पिछले 10 दिन से हम हर रोज़ कोई ना कोई रूप से वो आंदोलन करने जा रहे थे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे साइन कैंपेन हो। 2 अक्टूबर को गांधी जी के मूर्ति के यहाँ जाके हमारे अध्यक्ष जी ने सबको एक प्रोग्राम दिया था। हर रोज़ कोई ना कोई हमारा कैंपेन चल रहा है। उसी के तहत उसका समापन 10 अक्टूबर को हर प्रांत के, हर राज्य के कैपिटल में जाके वहाँ पे ये काले कानून का निषेध करेंगे और एक किसान रैली हम करेंगे, ऐसे तय हुआ था। और उसके अनुसार मैं यहाँ पे कल आई। मैं शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस हाईकमान का कि जिन्होंने इतना संवेदनशील जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश को उचित समझा मुझे पदभार देने के लिए। तो मैं उनका बिल्कुल, उनकी जो गाइडलाइंस है उसकी तरह से काम करूंगी, और जम्मू कश्मीर की जो लोगों की भाषा है, उनकी जो भावना है, वो उनकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करूंगी। AICC के माध्यम से जो ये कानून के लिए हम विरोध कर रहे हैं, इसके कारण प्रमुखता 3-4 मुद्दे हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उन्होंने बोला था कि आप हमें चुन के दे दो, हम आमदनी दुप्पट कर देंगे, दुगनी कर देंगे किसान की। 2022 का उन्होंने वायदा किया था। लेकिन आज देखते हैं 2022 इतने नज़दीक जैसे ही आ रहा है, आमदनी दुप्पट तो छोड़ो, दुगनी तो छोड़ो, लेकिन जो आमदनी है वो बंद होने का काम उन्होंने किया है, और इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। आज जो कानून बना है उसमें से APMC का उन्होंने निकाल दिया है, APMC का शब्द। APMC के माध्यम से हमारे छोटे छोटे स्टेट, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या जम्मू कश्मीर हो, जहाँ पे भी अपने किसान, जो छोटे किसान हैं, क्योंकि इस देश में 86% किसान जो है वो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, जिनका 2 से 5 एकड़ ही ज़मीन है उनको।
मोदी जी बोलते हैं कि हम दूर दराज फ्री कर दिया है, कहीं पे भी वो बिक सकते हैं। आप हमें बताइए कि जिसकी 2 से 5 एकड़ ज़मीन है वो अपना अनाज, अपनी उपज कहाँ लेके जाएगा दूर दराज? उनको वहीं पे अपनी जो नज़दीक की मंडी है उसमें ही बेचना पड़ेगा। और अगर एपीएमसी ख़त्म कर दिया और एमएसपी अगर ख़त्म कर दिया, एमएसपी अगर नहीं बनाया रखा वहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो हमारा उपज आता है वो उपज को जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो किसी भी भाव में ले सकते हैं, और वो परिस्थिति अभी नहीं आएगी, 1, 2, 3 साल के बाद आएगी। ये बड़े बड़े उद्योगपति हमारे किसानों को मजबूर करेंगे कि हम जो बोलेंगे मुंह मांगे दाम में आप आपका अनाज आपको हमें दे दो। आज 62 करोड़ 62 करोड़ लोग आज किसान के रास्ते पे आए हैं और जो बोल रहे हैं, चाहे इतना कोरोना का समय कहर है तो भी वो बोल रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, वो कानून वापस करो, हमारे लिए अच्छा कानून नहीं है। ये देश को कैपिटलाइज देश बनने का काम मोदी जी कर रहे हैं। चंद उद्योगपतियों के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। आप सबको ज्ञात है वो कौन उद्योगपति है। और एपीएमसी खत्म करने के जो मन में आ रहा है वो उद्योगपतियों के हाथ में हमारे किसानों को खिलौना करने का काम है। आपको याद होगा कि स्वामीनाथन कमेटी बनी थी जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, और स्वामीनाथन कमेटी ने 1.5 गुना ज़्यादा एमएसपी जो है वो देने का वायदा करने का सुझाव दिया था। और तब से लेकर आज तक हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जो स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट है वो लागू किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने वो कभी लागू करने का सोचा भी नहीं और उल्टा इनको बंद डब्बे में रख के उन्होंने रख दिया है। इस देश के किसानों को राहत देने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। जय जवान जय किसान ये हमारा नारा रहा है। इतना ही नहीं तो इस देश को धान्य के रूप में, अनाज के रूप में स्वयं पूर्ण, और मोदी जी की भाषा में आत्मनिर्भर, उनको शब्द अच्छा लगता है, लेकिन आत्मनिर्भर सही मायने में करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने किया, जिसके मायने हम अगर छोटे थे तो पहले अनाज बाहर से आता था, अमेरिका से आता था। हम छोटे थे तो वहाँ से मिलों आके मिलों की रोटी खानी पड़ती थी, लेकिन आज हमारा भारत सामान रखने के लिए जगह नहीं, इतने स्वयं आत्मनिर्भर बन गया है, ये मुझे आपको कहना ज़रूरी है। इसके साथ में दूसरा विषय आपसे साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो दूसरा विषय बहुत ही संवेदनशील है। ये भी मोदी जी की एक बहुत दूसरी हवा में की हुई बात। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते तो है ज़रूर, लेकिन जब हमारी बेटी बाहर निकलती है तो बेटी को किस तरह से हाल किए जाते हैं। वो उन्नाव में देखिए क्या हुआ, वहाँ पे वो सेंगर जो है, सेंगर को आज बीजेपी का बड़ा नेता बना के रखा है। हाथरस, जिसकी अभी अभी घटना घटी है, हाथरस की जो बेटी 19 साल की दलित की बेटी थी, उसको मार दिया गया, रेप किया गया, और उसकी इतना ही नहीं तो उसकी टंग काट दी गई। जी, उसको क्या बोलते हैं, उसको काट दिया गया। और फिर उसके 8 दिन के बाद जब सबने उसने बोला, नाम बोले 4 लोगों के, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर हुआ। उस गांव में जाने की जब राहुल जी ने और प्रियंका जी ने कोशिश की और उनके कहीं ना कहीं उनके जो पीड़ित की जो परिवार है उनको संभालने की कोशिश की, तो वहाँ से उनको डीएनडी पे रोक दिया गया, हाथरस जाने के रास्ते पे रोक दिया गया। इतना ही नहीं, जब वो बोले कि हम अगर 144 कलम है तो हम आपका कानून तोड़ना नहीं चाहते, हम चलते चलते जाएंगे, हम दोनों ही जाएंगे, सिर्फ बाकी कोई नहीं आएगा, तो भी उनको मना कर दिया। और आपने टीवी पे आप लोगों ने दिखाया कि किस तरह से धक्का बुक्की राहुल जी के साथ कर दी। और जो हमारी एक महिला नेत्री है प्रियंका गांधी, जो हमारी इंदिरा जी की पोती है, उनके भी कुर्ते के हाथ लगाने की हिम्मत उनकी हो गई। तो ये मुझे लगता है कि बहुत गलत बात उन्होंने की है, और इसका जवाब वो यूपी की जनता उनको मांगती रहेगी। कुछ साल पहले जब राज्यसभा में मैं थी तो कठुआ की यहाँ पे बात हुई थी। कठुआ में भी यही जम्मू कश्मीर में हुआ था। वो छोटी सी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था। गुजरात में नलिया कांड हुआ था, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, हर जगह पे जहाँ नाम ले लो वहाँ पे बच्चियों की। और इन्होंने नारा दिया था कि बच्चों को हम सम्मान रखेंगे, बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। निर्भया के समय पे हमारी नेता सोनिया गांधी ने जो कानून सख्त बनाए थे, वो कानून लागू करना भी 7 साल में उनसे हुआ नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं मन में सोचना चाहिए कि हम जब बोलते हैं और करते एक है, करनी और कथनी में अगर आप फर्क रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार, देश की जनता को, आवाम को, उनको आवश्यकता है कि उनके सवाल पूछे। सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर में मैं बताना चाहती हूँ कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। असंवैधानिक तरह से एक तरफा होकर जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रदेश था, उस प्रदेश को यूनियन टेरिटरी में बदली कर दिया गया। मैं कल से देख रही हूँ, कल ही मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, कल से देख रही हूँ कि जनता में आक्रोश है, उनके मन में गुस्सा है।
हमने तो ये हमेशा देखा है कि बहुत बहुत बड़े बड़े यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदल जाता है, लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी में किया है और ये बहुत ही गलत तरीके से किया। इसका हम निषेध करते हैं। आवाम चाहती है कि कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि हमारी स्टेटहुड जो है वो स्टेटहुड कायम रखे। कांग्रेस इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। स्टेटहुड हमें चाहिए। हमें हमारे रोज़गार जो है, बेरोज़गारी जो हमारे बच्चों की है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। अपने ज़मीन का अधिकार जो उनका है वो उनको मिलना चाहिए। जब नौजवान और विद्यार्थियों को आज नौकरी भी नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं 4G ना होने के कारण उनको भी तकलीफ आ रही है, उनको एकेडमिक करियर करने में मुश्किलें आ रही है और एग्ज़ाम तो नाम के लिए हो रही है, तो वो भी उनके लिए सही नहीं है। वो भी 4G रिस्टोर करने की ज़रूरत है। और कोविड-19 का आपने पेपर में मैंने कल पढ़ा और मीर साहब ने मुझे बताया कि जम्मू में ख़ास तौर पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पे बहुत सारी परेशानियां हो रही है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने और एलजी साहब ने इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड सबसे ज़्यादा जिस प्रांत में है उस प्रांत से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र से। सबसे ज़्यादा कोविड वहाँ पे है, अभी भी है, और कोविड कितना खतरनाक है वो हम जानते हैं। इसलिए हम बार बार सबको बोल रहे हैं कि डिस्टेंस रखो, एक बार वो यहाँ आ जाएगा तो खा जाएगा सबको। इसलिए सरकार ने अभी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सवाल आपको करने हैं वो तो करिए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का जो हालात है, मुझे लगा था मैं जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी, थोड़ा सा डरी थी, सहमी थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मुझे लगा कि लोग एकदम से खुले बोल रहे हैं, अपनी जो मन की भाषा है वो बोल रहे हैं। मैं इन आने वाले दिनों में 2-4 महीनों में सब जगह, चाहे वो जम्मू का हो, श्रीनगर का हो, सब जगह जाके मैं खुद जाऊंगी अध्यक्ष जी के साथ। सब जगह मैं दौरा खुद करूंगी और वहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है वो सब पूछ के मैं हाईकमान को रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि हमें लगता है कि कांग्रेस के भी बहुत ऐतिहासिक जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है कि इस परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ा रहना, जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा रहना, और जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा कांग्रेस का एक अच्छा रवैया रहा है। इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। कोई सवाल? हाँ, एक बात मैं भूल गई बोलना। अभी हम यहाँ पे लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हम गए थे जगती में। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनका अनशन चल रहा है, तो इसके लिए उनके मिलने गए थे। उन्होंने भी कुछ मांगे की है, जिसमें से 2-3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो वो चाहते हैं कि जो 13,000 रुपये उनको उनके हर फैमिली में मिलता था, वो 14 साल तक उनको उसका बाद में रिवाइज़ नहीं हुआ है। 2014 के बाद आज 2020 आया है, लेकिन उसका रिवाइज़ नहीं हुआ है, वो रिवाइज़ करना चाहते हैं। दूसरा, वो अपने वतन में, अपने गांव में फिर वापस जाना चाहते, तो उनको वापस जाने की कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है, रिहेबिलिट। और तीसरी बात, उनका नौकरियां छोड़ के वो तब आए थे, तो उनको नौकरियां देने की, उनको अपनी आमदनी कमाने का अधिकार उनको देना चाहिए। ये 3 चीज़ें मुझे लगता है मानवता के आधार पर अत्यंत आवश्यक है, और वो 3 चीज़ों के लिए भी हमारे पहले ही मीर साहब वहाँ पे 2-3 बार जाके आए हैं, मैं भी आज जाके आई। हम उनकी लड़ाई भी लड़ने के लिए उनके साथ में खन्ने में खन्ना मिलाएंगे। यही मुझे कहना था। मैडम, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधि एक बार फिर शुरू हो रही है, पंचायत इलेक्शन अगले महीने में होने हैं, उनको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? चुनाव में कांग्रेस जो अगर तो पार्टी बेसिस पर होते हैं, म्यूनसिपलिटी बताया जा रहा है, तो कांग्रेस उसमें भाग लेगी? नहीं, पार्टी बेसिस पे तो नहीं होते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ में पार्टी बेसिस पर है। हमने जब स्टार्टिंग में ये चुनाव हुआ तो हमने डंकी की चोट पर उसमें हिस्सा लिया और लोगों ने भरपूर साथ दिया, और जो लेफ्ट ओवर सीट्स का हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी उसी तरह से शामिल रहेगी। मगर जहाँ तक पंचायतों की बात है, फर्स्ट लेयर की, वो नॉन पार्टी बेसिस पर है, तो उसमें हमेशा कांग्रेस पार्टी एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत्स, हम ही ने 73rd बेस्ट स्टेट पंचायत एक्ट में डाले थे, तभी ये आज मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायत सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। और जो पिछले 2 साल से ये पूरा कर नहीं पाए, हमें उम्मीद है सुरक्षा की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिस हालात में वो चुनाव डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐसे में ग्राउंड सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या है, मोटिवेशन क्या है, वो स्टेट सरकार को देखना है, और हम चाहते हैं पंचायतों को मजबूत किया जाना चाहिए। मैडम, दूसरा सवाल, आपने अभी बात की कि हाथरस में जो घटना हुई उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ गए, बेटी की आवाज़ जो है उन्होंने बुलंद की,
लेकिन एक आज जोरिया से एक वाकया सामने आया है जहां पर कांग्रेस के एक नेता तारू देवी को जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसलिए मारा गया ऑफिस में क्योंकि वो कह रही थी कि एक ऐसे नेता को टिकट न दिया जाए उपचुनाव में जिस पर रेप के आरोप हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि घटना को काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मुझे लगता है ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कम से कम हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ऐसे कभी नहीं होगा कि रेप करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। उसके ऊपर बिल्कुल विचार करेंगे कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता है वहाँ पे बैठे हुए, उनके जो इंचार्ज है, प्रभारी है, उनके माध्यम से वो जानकारी ज़रूर लेते रहेंगे। अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, मुझे मालूम नहीं। महिला पर प्रदीप जो दत्ता जी। मारपीट की है उसके बारे थैंक में, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन महिला से जो मारपीट की है उसके बारे में जिन नेताओं ने वहाँ नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना, जो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैडम जी, मैं राजेंद्र हूँ टेकवन से। मेरा भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। कांग्रेस, विद इन कांग्रेस सब कुछ खैरियत में है? बिल्कुल, ये बहुत ही जो जिस विषय को सामने रख के आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं ये दे रही हूँ कि अगर हमारे मन में कोई गिले शिकवे है तो वही सुनने के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे। और अगर कोई गिला शिकवा है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि हमारे यहाँ अंडर डेमोक्रेसी है हमारे पार्टी में, और एक दूसरे के अगर मन में कोई खल है तो भी वो बोलता है। ये हमारे पार्टी के अंतर्गत की डेमोक्रेसी का जीता जागता उदाहरण है। बाकी के पार्टियों में तो बोल ही नहीं सकते। मैं कांग्रेस को कवर करता रहता हूँ। मैंने कई ऐसे नेता देखे जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, MLC रह चुके हैं, कभी भी किसी मंच पर नहीं बैठते। आने वाले वक्त में आप एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे? नहीं, हम सबको पार्टी में क्या गुटबाजी है कि नहीं? नहीं, सबको हम बोल चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और हमारी लीडरशिप है। कोई भी बड़ा है, अगर मैं बोलती हूँ कि रजनी पाटिल हूँ मैं, तो रजनी पाटिल को रजनी पाटिल नाम देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, सोनिया जी ने किया है, राहुल जी ने किया है। तो मेरी हैसियत कुछ नहीं है, मेरी हैसियत सिर्फ इनकी वजह से बनी है। तो हम अगर ये भूल जाएंगे तो हमें उनको भी बताना पड़ेगा, जो भी कोई कितना भी बड़ा उनको बताना पड़ेगा कि आप सिर्फ पार्टी की वजह से है। जिस तरह से आज मीटिंग की है आपने, ग्रुपिज्म की मीटिंग हो रही है, ग्रुप बाई ग्रुप, कई ग्रुप अलग से मिल रहे हैं, क्या गुटबाजी है कांग्रेस? नहीं, ग्रुपिज्म की मीटिंग नहीं हुई। उनके कोई गिले शिकवे थे, उनका कोई सुनवाई होनी थी, तो उसके सुनवाई देने के लिए, उनकी एक साउंड हियरिंग देने के लिए मैं गई थी, मैं कोई गुटबाजी के लिए नहीं गई थी। हालांकि वो बार बार यही कह रहे थे कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मीर साहब, लेकिन हमारे ये कहना है, हमें ये कहना है, तो उनका कहना सुनना तो मेरा काम है, उसी के लिए मुझे भेजा गया है। जो कुछ लोग बातें कर, जो मिनिस्टर वगैरह आए थे, बात कह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट की सीट पे जहाँ अहदे पे बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आप प्रभारी बनाए गए हैं। देखिए, ऐसे है, ये निर्णय सर्वथा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का और उसकी लीडरशिप का है, किसको क्या करेंगे, तो हम उसके ऊपर अभी नहीं बोलेंगे। जो भी जानकारी हमें मिलेगी वो हम नेतृत्व तक देंगे, नेतृत्व उसके लिए निर्णय करेगा। Any question? The question is, प्रदीप दत्ता। Congress is basically blamed for the selective outrage because you have been taking up the issue of the Hathras, that's a good thing. But as one of my colleagues asked you a question about the Deora UP incident, why Congress is completely silent about that? And why it is all secularism only about Dalits? Why not be talking about the sadhus being attacked in Rajasthan? Why Congress is completely silent and mute? Why not a word being uttered about that? Because this happened in Palghar, now this is being repeated in Rajasthan. Why complete silence on that? In my opinion, in Rajasthan, Mr. Ashok Gehlot, our chief minister, has taken the action over it. So I don't have to say about it, what happened in Rajasthan. And Congress will not have two standards, one standard in Rajasthan and one standard in UP. They will not have like that. But Palghar, it was a complete silence. No, but Palghar is totally different because I belong to that area. I know Palghar is totally different. The concept here you have perceived is totally different. So I will talk to you after the press meet that whatever you are carrying is not the correct version of it. Anything else, please? Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you.